नमस्कार, टीवी 11 पर आपका स्वागत है। मैं अवनीश और मेरे साथ हैं शैलेंद्र। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह भारतीय लोकतंत्र के बारे में है। हाल ही में मानसून सत्र समाप्त हुआ। आप सभी ने देखा होगा, मणिपुर केंद्र और विपक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक रोड़ा बना रहा। लगातार विपक्ष ने मांग की कि प्रधानमंत्री आए और उस पर बयान दें। प्रधानमंत्री ने किसी भी औपचारिक नियम के तहत बयान कर देने से लगभग इनकार कर दिया और उन्होंने ऐसा जिस तरह की पोजीशनिंग की उससे यह लगा कि उनका इनकार है। तो अंततः विपक्ष को एक अविश्वास प्रस्ताव ले आना पड़ा और उसका बयान हुआ। और आपने देखा कि प्रधानमंत्री ने क्या बयान दिया। लगभग 2-2.25 घंटे के भाषण में 2 या 3 मिनट के लिए मणिपुर का उल्लेख हुआ। ये एक पहलू है। इसके अलावा और भी कई वाक़ये हुए जो है मानसून सत्र के दौरान। सांसदों का निलंबन, कई सारे बिल्स पास होना, कई सारे बिल्स जो है 2-2, 3-3, 5-5 मिनट की बहसों पर पास हो जाना। तो कुल मिलाकर ये एक ऐसी तस्वीर बनी जिससे एक जो समझ पैदा होती है वो ये लगता है कि लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। इन्हीं विषयों पे हम आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैं इस पर शैलेंद्र की राय लूँगा, उसके बाद हम दोनों चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। शैलेंद्र, जो मैंने बात की कि मतलब ये जो मानसून सत्र गुजरा है, आपको क्या लगता है ओवरऑल ये लोकतंत्र की जो दिशा है उसे कहाँ लेकर जा रहा है? मेरा अवनीश जी मानना ये है कि हमने देखा था, मतलब किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था उससे पहले जो 3 कृषि कानून थे जो पारित हुए थे, वो भी कुछ इस तरह लग रहा था कि शायद सरकार जो है नरेंद्र मोदी सरकार किस तरह से अपने बिल को पास करवाती है और किस हद तक वो जा सकती है बिलों को पास करवाने के इसमें। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है कि वो संसद में लगातार वो थे, लेकिन अंदर नहीं जा रहे थे, बहस में नहीं जा रहे थे। वो अपने सांसदों से मिल रहे थे, जो उनका जो गठबंधन के जो बहुत सारे जो पार्टियों के जो सांसद हैं उनसे मिल रहे थे, लेकिन वो नहीं आ रहे थे। संसद की औपचारिक बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे। हाँ, वो नहीं आ रहे थे। तो लगता है कि ये जो कुछ भी हुआ है इस बार मानसून सत्र के दौरान, वो उस लिहाज से मतलब शुभ संकेत तो नहीं कहे जा सकते हैं। ये जो चिंताएं लोग व्यक्त कर रहे हैं वो मुझे लगता है हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है कि संसद है एक जो है रबर स्टाम्प में बदलती चली जा रही है। जैसे लगभग इन्होंने 23 या 25 विधेयक इस बार पारित कराए हैं, जिस तरह की खबरें आ रही हैं। और उसमें जो है कई सारे विधेयकों पे कोई चर्चा नहीं हुई। डेटा प्रोटेक्शन बिल आया है, खुद दिल्ली सर्विस विधेयक जो पारित हुआ, दिल्ली सर्विस एक्ट जो बना, इसमें चर्चा हुई। इसमें चूंकि ये विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में यह भी एक गतिरोध का मामला था, तो इसमें चर्चा हुई थोड़ी बहुत। लेकिन और बहुत सारे ऐसे बिल थे जिनकी चर्चा ही नहीं। संसद सत्र समाप्त होने के आखिरी 3 दिनों में 10 से ज़्यादा विधेयक पास किए गए और उस पर कोई चर्चा भी नहीं हुई। तो मतलब जो पूरी प्रक्रिया है, और उसमें कई सारे बिल ऐसे हैं जिनका बहुत व्यापक असर है। जैसे डाटा प्रोटेक्शन बिल है, जो हमारे खुद हम सब के ऊपर उसका अपना व्यापक असर है। आदिवासियों के लिए कानून, जंगल में रहने वाले लोगों के लिए इन्होंने कानून बनाए। और इस तरह से इन्होंने दवाओं को लेकर कुछ तरह से इस तरह से विनियमन तय किए। सारे जो हैं ये इनका अपना प्रभाव है, लेकिन इस पर कोई चर्चा ना होना, ये संसद को एक लगता है कि संसद का काम कल मुहर लगाना रह गया है। सरकार जो भी तय करती है किसी भी विधेयक पर, जो भी अपना एक जो विचार रखती है, जो नीति रखती है, उसका काम कल मुहर लगाना रह गया और विधेयक पटल पे रखा जाता है। और पता नहीं सांसदों को उसकी कॉपी दी भी जाती है कि नहीं दी जाती, वो उसकी तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं। मतलब सवाल दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं कि सत्ता पक्ष से ही सवाल है, सवाल विपक्ष से भी है कि उनके पास किसी विधेयक की कॉपी आती है तो क्या वो अपना होमवर्क तैयार करते हैं, वो उसकी तैयारी करते हैं, उसको पढ़ते हैं, उसके विशेषज्ञों के साथ उसका अध्ययन करते हैं और फिर ले जाकर पटल में अपनी बात रखने के लिए उनकी कोई तैयारी होती है, या केवल एक फौरी विरोध जताकर वो अपनी काम की तीसरी कर लेते हैं कि हाँ हम विरोध कर रहे हैं और विधेयक पास हो जाता है। चूँकि उनके पास सत्ता पक्ष के पास बहुमत है, लोकसभा में उनके पास बहुमत है और बड़ा बहुमत है, और राज्यसभा में वो व्यवस्था कर लेते हैं बहुमत की, तो विधेयक पास होता है। ये ओवरऑल जो समझ में आ रहा है, और ये जो प्रक्रिया है वो लगभग पिछले 10-12 साल से चल रही है देखा जाए तो ये शुभ संकेत तो नहीं दिखती है। लेकिन
एक जो मसला है वो प्रधानमंत्री का संसद में मौजूद होना, संसद की चर्चाओं में शामिल होना, उसमें एक नए तरह का ट्रेंड देखा गया, या कह सकते हैं नई तरह की परंपरा का निर्माण किया नरेंद्र मोदी ने। इस बार मानसून सत्र में लगभग नरेंद्र मोदी अनुपस्थित रहे। मणिपुर पर मांग करता रहा चर्चा की जो है विपक्ष, और वो लगभग नहीं आए और अविश्वास प्रस्ताव के दिन आए। जबकि मनमोहन सिंह के बारे में कहा आंकड़े अभी आए हैं कि मनमोहन सिंह अपने 10 वर्षों के कार्यकाल में 70 बार चर्चा में शामिल हुए हैं संसद की। तो ये जो पूरा, आपको क्या लगता है कि नरेंद्र मोदी का, जिसको राहुल गांधी कहते हैं, कि ये नरेंद्र मोदी का अहंकार है, या कि नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे प्रश्नों का जवाब जो है अमित शाह के जरिए दिलाया? तो एक तरीका, एक कार्यशैली इस सरकार की कि प्रधानमंत्री जो है जनता के लिए जवाब दे है और चुनावी रैलियों में जाके अपने भाषण देगा, संसद में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उसका अमित शाह जवाब दे देंगे, क्योंकि वही मणिपुर वस्तुतः गृह मंत्रालय का मामला है, तो उसका जवाब गृह मंत्री ने दे दिया, इसलिए प्रधानमंत्री को उस पर जवाब देने की क्या आवश्यकता? कुछ ऐसा है, या ये वाकई प्रधानमंत्री का अहंकार है? आपको क्या लगता है? देखिए, जब ये पूरा वीडियो सामने आया है, मतलब मणिपुर को लेकर, और जो महिलाओं के साथ जो अभद्र व्यवहार पूरी पब्लिक ने, वहाँ पे आसपास की पब्लिक जो काफ़ी लोग थे, उन्होंने किया। प्रधानमंत्री जो स्टेटमेंट अपना देते हैं, शायद वो सत्र का पहला दिन था, और वो कहते हैं कि सत्र की शुरुआत थी। शुरुआत थी, तो वो कोई पश्चिम बंगाल का भी जिक्र कर देते हैं, पश्चिम बंगाल, राजस्थान का भी, छत्तीसगढ़ का, उसके साथ उन्होंने मणिपुर का भी जिक्र कर दिया। कि मतलब कि ऐसा नहीं है कि कांग्रेस शासित राज्यों में या जो क्षेत्रीय दल हैं उनके शासित राज्यों में भी इस तरह के हो रहे हैं। और पश्चिम बंगाल में देखिए कि डीजीपी ने खुद बयान दिया, नहीं ऐसी कोई घटना नहीं हुई है वो चुनाव के बाद। उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि वो पूरा मणिपुर का जो मसला है वो एक एथनिक वायलेंस का मसला है। दो जनजातियों के बीच में पूरा का पूरा युद्ध जैसी, गृह युद्ध जैसी स्थिति बन गई है। और ये अब ये कोई इस तरह का हवाई बात भी नहीं रह गई है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी एसआईटी का गठन कर दिया, जांच हो रही है, तमाम बातें हैं। लेकिन उसमें वो जो है एक जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, चाहे वो पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, राजस्थान जैसा भी, वो उसके मतलब एक तरफ गृह युद्ध की स्थिति है, दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर के मामले हैं। उनको हल्का करके कोई नहीं कह रहा, वो भी गंभीर मसले हैं। लेकिन क्या आप जो है गृह युद्ध की स्थिति को लॉ एंड ऑर्डर से तौल सकते हैं? उन्होंने ऐसा करने की कोशिश की। तो ये मेरा मानना है कि इस पूरे मुद्दे पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचना चाह रहे थे। और जब आप उनका भाषण देखेंगे, काफ़ी लंबा उन्होंने भाषण दिया है, 3 से 4 मिनट का उन्होंने जिक्र किया है मणिपुर का। बाकी इधर उधर विपक्ष पर आरोप, उनके शासनकाल में क्या कुछ हो रहा है, बहुत सारा तंज, उसमें वो हंसते भी हैं। अभी कल परसों राहुल गांधी आरोप भी लगाते हैं कि जब वो अपनी बात रख रहे थे तो हंस रहे थे, बल्कि इतना बड़ा अपने ही देश में, भारत में ही एक राज्य में महिलाओं के साथ ऐसे सामूहिक रूप से जो अभद्र व्यवहार हो रहा है, उस पर वो कुछ नहीं कहते हैं। तो कहीं ना कहीं जाहिर सी बात है वो बचना चाह रहे थे, वो कुछ बोलना नहीं चाह रहे थे। बल्कि विदेशी मीडिया ने भी ठीक ठाक कवर किया था, उन्होंने सवाल भी बहुत सारे उठाए हैं इस पूरे मसले पर। आपको क्या लगता है? ये सब सारी चीज़ें तो हैं, लेकिन आपको क्या लगता है जो राहुल गांधी ने जिस तरह इस पूरे मानसून सत्र में जो उनके भाषण के दौरान जो संसद में हुआ है, उसको आप कैसे देख रहे हैं? अगर मैं आपसे संसद में देखिए, मोटा मोटा जो समझ में आ रहा है, जो हम अपनी बात की शुरुआत में कहते हैं कि क्या जो यह मानसून सत्र गुजरा है, यह भारतीय लोकतंत्र के लिए कोई संकेत देता है? तो सच में पूछा जाए तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं और जो हुई हैं, जिसको लोकतंत्र के लिए एक स्वस्थ संकेत नहीं कहा जा सकता है। जैसे उदाहरण के लिए, जब राहुल गांधी भाषण दे रहे थे, तो जैसा कांग्रेस ने आरोप लगाया कि उनके भाषण को पूरी तरह से, उनके भाषण में उनको न दिखा के जगह ओम बिरला को दिखाया गया, जो कि लोकसभा के अध्यक्ष हैं। जबकि बाकी जब मंत्री भाषण दे रहे थे तो ऐसा नहीं किया गया। ये चेयरमैन जो अध्यक्ष पद पर बैठा हुआ है, या स्पीकर के पद पे, या फिर राज्यसभा में चेयरमैन पद पर बैठा हुआ, उसकी तटस्थता जो है दोनों सदनों को संचालित करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। उसकी तटस्थता वैकल्पिक नहीं हो सकती, ये अनिवार्य है। और अगर वो तटस्थ नहीं है या तटस्थ नहीं दिख रहा है, तो फिर विपक्ष के लिए अपनी आवाज़ उठा पाना
असंभव हो जाएगा। और अगर विपक्ष अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएगा, वह भी संसद जैसे मंच पर, जहाँ की विपक्ष को उतना ही अधिकार प्राप्त है जितना कि सत्ता पक्ष को अधिकार प्राप्त है, तो यह इस लोकतंत्र के लिए उसकी ताबूत के कील जैसा होगा। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मीडिया में विपक्ष का जो स्पेस है वो बहुत कम हो चुका है। मीडिया के अपने इंटरेस्ट हो सकते हैं, ये अलग चर्चा का विषय है, लेकिन संसद एक ऐसी जगह है जहां जितना स्पेस विपक्ष को मिलना चाहिए, जितना स्पेस सत्ता पक्ष को मिलना चाहिए, उतना ही स्पेस विपक्ष को भी मिलना चाहिए। लेकिन आप टीवी पर उनके जो है भाषण के प्रभाव को ख़त्म करने के लिए उनके स्क्रीन पर कुछ और दिखाते हैं, किसी लोकसभा अध्यक्ष की तस्वीर दिखाते हैं, या फिर आप जो है सत्ता पक्ष के बेंचेस की तस्वीर दिखाते हैं। और इवन जब वो विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं, जब वो तरह तरह के बैनर्स लहरा रहे हैं, तो आप उसको भी नहीं दिखाते, मतलब आप उनके विरोध की आवाज़ को भी नहीं दिखाते हैं। तो ये एक पक्ष कि ये कतई जो है लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं, ये एक पहलू है। दूसरा पहलू सांसदों के सस्पेंशन में दिखा। मतलब ये सरकार कहा जाए, या कहा जाए कि जो है लोकसभा राज्यसभा में बैठे हुए जो चेयरमैन हैं, वो इस लेवल तक असहिष्णु हो चुके हैं, इस स्तर तक असहिष्णु हैं कि वो संजय सिंह को, चलिए एक बार वो कहा जा सकता है कि आप मेन बेंच पे चले गए थे, लेकिन आपने डेरेक ओब्रायन को मणिपुर का नाम लेने के लिए आपने उनको सस्पेंड कर दिया। आपने जो है राघव चड्ढा को सस्पेंड कर दिया, इधर अधीर रंजन को सस्पेंड कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें क्या दिखा रही, मतलब आप विरोध में एक छोटा सा वाक्य या एक छोटा सा शब्द भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, और आप इतना बड़ा लोकतंत्र की बुनियाद सहिष्णुता है, और आप विपक्ष की आवाज़ नहीं सुनना चाहते। ये दूसरा पहलू है। फिर जो तीसरा पक्ष है वो है, आप कह सकते हैं, आप जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो गतिरोध है, गतिरोध का विषय मणिपुर था, नो डाउट, लेकिन संसदीय कार्य मंत्री क्या कर रहे थे, संसदीय कार्य मंत्री की क्या भूमिका है, उन्हें क्यों वह पद दिया गया है कि वो इस गतिरोध को समाप्त करने के लिए, इस गतिरोध को दूर करने के लिए प्रयास करें। लेकिन उस दिन जब संसद में, लोकसभा में जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई, तो बजाय कि वो अपनी भूमिका का न्यायपूर्ण निर्वहन करने के, वो खुद विपक्ष पर तंज करते हैं, वो राहुल गांधी पर तंज करते हैं कि पता चला था कि राहुल गांधी भाषण की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन वो नहीं किए। किसी ने इस बात को टोका भी था कि ये कैसे मालूम नहीं, खुद गौरव गोगोई जब अपना भाषण शुरू करते हैं तो वो ये सवाल उठाते हैं, वो पूछते हैं, वो जो है चेयर से कहते हैं कि जब आपसे हमारी बातचीत होती है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो इस बात पे वो यह तक बोल देते हैं गौरव गोगोई कि अगर आप प्रधानमंत्री आपके दफ्तर में बैठकर क्या बात करते हैं अगर हम बता दें, तो जब वो ये बात बोलते हैं तो अमित शाह को बहुत गुस्सा आ जाता है, गृह मंत्री अमित शाह को, और वो खड़े होते हैं अपने बेंच पर, वो कहते हैं कि इनको बताने दीजिए, बताइए, बताएं, उन क्या बात करती हैं बताएं, इस लहजे में वो अपने तेवर को दिखाते हैं। और प्रहलाद जोशी की भी पीछे से आवाज़ सुनाई देती है, जो वो कहते हैं कि ये सारी बातें पब्लिक डोमेन में थी। तो प्रश्न है कि पब्लिक डोमेन में थी तो पब्लिक डोमेन में आई कैसे, जब कांग्रेस खुद ये सवाल कह रही है, खुद कांग्रेस का जो है स्पीकर, जो वक्ता खड़ा है, वो आरोप लगा रहा है कि हमारी जो आपसे बात हुई है वो लीक नहीं होनी चाहिए। तो कांग्रेस ने तो कम से कम नहीं बताया होगा कि राहुल गांधी देने जा रहे हैं भाषण 12 बजे। तो फिर ये जो निष्ठा का प्रश्न है, ये चाहे वह संसदीय कार्य मंत्री का, ये आता है, ये संदिग्ध होता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं, बात इतनी है कि संसदीय कार्य मंत्री का कार्य गतिरोध को समाप्त करना है। एक उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, मैंने कहीं पढ़ा था, इन्हीं के जो पिछली सरकार थी एनडीए की, जो है अटल बिहारी वाजपेयी की, तो उस समय भी ऐसे ही गतिरोध था, जो है एक मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में। उस समय प्रमोद महाजन मंत्री हुआ करते थे, संसदीय कार्य मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने जो है इस गतिरोध पर जो है जब नारेबाजी और तमाम वॉकआउट वगैरह हो गया, तो उन्होंने विपक्ष से कहा कि ठीक है, आपने जो बातें आपको कहनी थी, आपने अपनी बातें कह ली, आपने अपने जनता को मैसेज भी दे दिया, अब आइए बैठ के हम लोग बात करते हैं और हम संसद सत्र को आगे चलाते हैं। उसके बाद पक्ष और विपक्ष के बीच में बात होती है और संसद सत्र आगे नॉर्मल तरीके से चलता है। तो बेसिकली ये संसदीय कार्य मंत्री का कार्य है, लेकिन वो अपने कार्य को सही तरीके से
करते हुए नहीं दिखे। तो ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिनसे दिखता है, जिनसे लगता है कि संसद धीरे धीरे एक जो है रबर स्टाम्प में बदलती चली जा रही है और सत्ता पक्ष जो चाहता है, जैसा चाहता है, कानून वहाँ से पारित करा ले रहा है। चूँकि उस विपक्ष के पास बहुत साधारण स्तर का भी बहुमत नहीं है, इसलिए वो अपनी कोई भी बात वहाँ पर प्रभावशाली ढंग से नहीं कह पा रहा है और उसके विरोध प्रदर्शनों को भी धीरे धीरे उसका जो स्पेस है उससे छीना जा रहा है, जो कि लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे संसद जो है उसकी भूमिका समाप्त हो जाएगी और जिस तरह से हम मीडिया को देख रहे हैं कि मीडिया भी अब एक ही पक्ष की आवाज़ दे रहा है, संसद से भी केवल हमें एक पक्ष की आवाज़ सुनाई देगी, तो वाकई ये लोकतंत्र के लिए शुभ नहीं है। अच्छा, ये पूरे जो भी संसद में हुआ है इस बार, राहुल गांधी का जो पूरा स्पीच था और उनकी जो भारत जोड़ो यात्रा थी, आपको लगता है कि उस भारत जोड़ो यात्रा से बहुत सारा प्रभाव, एक आत्मविश्वास उनके अंदर आया है जनता में उनको नहीं, उसमें लेकर? देखिए जनता में उनका क्या प्रभाव है ये तो अब चुनाव के समय पता चलेगा। अभी 4 राज्यों में चुनाव है, तो 3 राज्यों में तो विशेषकर छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा का उसमें कोई प्रभाव है कि नहीं ये तो अभी पता चलेगा। लेकिन ये ठीक है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास है वो अपनी जगह है। उसमें मैं पिछले कम से कम 2009 से तो राहुल गांधी की राजनीति को देख ही रहा हूँ, तो वो जैसा आत्मविश्वास उनके में 2012 में था, 2014 में था या 2016 में था, वैसा ही आत्मविश्वास उनमें 2023 में ही है भी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा ने जो एक नए राहुल गांधी को जन्म दिया है, वो एक प्रतिबद्ध राहुल गांधी दिखते हैं। विपक्ष का आरोप जो रहता था कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, विपक्ष क्या, सत्ता पक्ष, मतलब जो कांग्रेस की जो विरोधी पार्टियां हैं, उनका आरोप रहता था कि कांग्रेस पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। तो ऐसा भी नहीं कि वो खोखला आरोप रहता था, कहीं ना कहीं राहुल गांधी की जो पूरी कार्यशैली है उसमें दिखता भी था। राहुल गांधी किसी मसले पर उस तरह से नहीं जुटते थे जिस तरह से उनको जुटना चाहिए था। तो और मतलब अगर आज जो है नरेंद्र मोदी जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र पर हावी हैं और भाजपा जिस तरह से भारतीय लोकतंत्र पर हावी है, उसमें जो है कांग्रेस और राहुल गांधी की अकर्मण्यता भी एक कारण है, एक पहलू है। तो भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये दिख रहा है कि राहुल गांधी प्रतिबद्ध हैं और वो जो है जिस तरह की राजनीति के लिए जो उनकी राजनीतिक समझ है, जो उसकी राजनीतिक विचारधारा, उसको आगे बढ़ाने के लिए, उसके प्रचार प्रसार के लिए और जनता के बीच में अपने संदेश को ले जाने के लिए वो अब अधिक मेहनत कर रहे हैं और जी जान से जुटे हुए हैं। और रही बात संसद में उनके भाषण की और वो सारी चीज़ों की, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ऐसा माहौल था और एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम राहुल गांधी को जज नहीं कर सकते या राहुल गांधी का आकलन नहीं कर सकते। मतलब लगभग 30-35 मिनट का भाषण है और हम उसमें देखते हैं कि लगातार उनकी हैकलिंग हो रही है, लगातार छीटाकशी हो रही है, टोका टाकी हो रही है। और ये जो मौजूदा मानसून सत्र में हम देखा कि जो छीटाकशी या टोका टाकी थी, वो हम मतलब कम से कम 4-5 अविश्वास प्रस्ताव जो है हम लोग 1996 से देख चुके हैं और जो है संसद की बहसें भी देख चुके हैं। लेकिन इतना गिरा हुआ स्तर, तू बैठ जा, इस तरह की आवाज़ हमें सुनाई देती है। और वो जो आपने डांटा ना, वो दानिश अली मतलब एक सांसद दूसरे सांसद को किस तरह से बोल रहा है, बात कर रहा है, आप अपना माथा पीट लेंगे। सड़क छाप भाषा से भी गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। मुझे अफसोस है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, लेकिन वहाँ हुआ है। तो अब ऐसे में राहुल गांधी के भाषण को जज करना बड़ा कठिन है कि उनकी पैकेजिंग कैसी थी भाषण की। तो उस पर हमें किसी भी तरह कमेंट नहीं करना चाहिए। अगर एक जिस तरह का माहौल मिलता है जो है सत्ता पक्ष के मंत्री को, ऐसा विपक्ष के भी सांसद को मिले तो कमोबेश वो भी ठीक भाषण दे पाएगा। लेकिन राहुल गांधी का भाषण बिखरा था, लेकिन उसके लिए राहुल गांधी से ज़्यादा उस तरह की परिस्थितियाँ जिम्मेदार थी वहाँ की। और जो राहुल गांधी
ने जो मतलब जो एक मुद्दा है कि विपक्ष ने जो है मणिपुर के जरिए मणिपुर पर कम से कम प्रधानमंत्री को बोलने के लिए मजबूर किया, इसमें माना जा सकता है कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भूमिका थी। राहुल गांधी ने मणिपुर के सवाल को लगातार जो है उसको उठाने की कोशिश की और फाइनली उस पर विश्वास मत अविश्वास मत के जरिए ही चर्चा हुई, लेकिन कम से कम हुई। प्रधानमंत्री को एक वाक्य ही उन्होंने बोला कि मणिपुर में शांति का सूरज उगेगा, बोला। तो ये राहुल गांधी और कांग्रेस और विपक्ष के प्रयासों का ही नतीजा था। तो ये तो माना ही जा सकता है कि जो संसद में हुआ, प्रधानमंत्री को लोकसभा तक खींच कर ले आना, या कांग्रेस और राहुल गांधी की नैतिक जीत थी। और इसमें जो जब उनका स्पीच ख़त्म हुआ है और इसके बाद जो केंद्रीय मंत्री हैं स्मृति ईरानी जब वो आई हैं बोलने के लिए, तो उन्होंने एक आरोप लगाया इस तरीके से। आपको लगता है कि इस फ्लाइंग किस का? हाँ, फ्लाइंग किस वो ऐसे अनर्गल किस्म की बात है, उस पर ना ही चर्चा करें। तो उस पर चर्चा करना मतलब उस विषय को हवा देना है। क्या वो मतलब जो उनका स्पीच था राहुल गांधी, उसको डाइवर्ट करने के लिए बिल्कुल डिफ्लेक्ट करने की कोशिश थी, और वो कोई ऐसा मसला नहीं है। स्मृति ईरानी को अगर उन्होंने मिसोजिनिस्टिक शब्द का इस्तेमाल किया, स्त्री द्वेषी शब्द का, मतलब पिछले जब जंतर मंतर पर जो पहलवान महिलाएं हैं वो धरने दे रही थी और उसमें बृजभूषण शरण पर सिंह पर तमाम आरोप लगाए थे उन्होंने। अब तो FIR भी हो चुकी है और इस तरह का बात आ रही है कि बहुत सारे ऐसे आरोप ऐसे हैं जिन पर वाकई उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है। आप महिला और बाल विकास मंत्री हैं, आपने उस पर कोई सवाल नहीं, कोई मतलब कहीं एक शब्द नहीं उस पर बोला। मणिपुर पर भी आप चुप ही रही जब तक वो वीडियो नहीं आया। बहुत सारे मसलों पे मतलब महिलाओं से मामलों पे आप लगभग शांत रही हैं, और आप ऐसे में आप एक मिसोजिनिस्टिक शब्द के इस्तेमाल जैसे शब्द का इस्तेमाल करती हैं, जो अपने आप में ये मुझे लगता है कि शब्द की गरिमा का हनन है। तो आप उसको जो है एक उनकी जो है डिफ्लेक्टिव टैक्टिक के रूप में ही देखा जाए कि उन्होंने ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का शिगुफा छोड़ा था। क्योंकि इस तरह की चीजें जो मीडिया में बहुत तेजी के साथ मीडिया तो उन्हीं के कब्जे में है, तो वो तो जो चाहे वो आग को पानी और पानी को आग बनाकर फैला सकते हैं। इसलिए इसमें मतलब मीडिया जिस विषय पे चर्चा कर रहा है उसके आधार पर हम यह नहीं, फिलहाल हम भारत की मीडिया जिस तरह से एक पक्ष के साथ खड़ी है, यह नहीं कहा जा सकता कि मीडिया में जो चल रहा है वो आम जन की राय है या आम आवाज़ है। वो मैन्युफैक्चर्ड है और वो दिखता है कि वो मैन्युफैक्चर्ड है। लेकिन उनका जो एक समर्थक वर्ग तैयार हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी था, तो उनके लिए तो ये था ना कि जैसे हाँ, मीडिया की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है और उन्होंने अपना मैसेज अपने समर्थक वर्ग को दे दिया है कि अगर कोई अगर उसको राहुल गांधी के भाषण से निराशा हुई होगी तो बहुत खुश हो गया होगा कि देखो राहुल गांधी जो है बड़ी बड़ी बातें करता है संसद में बैठ के और बाद में वो फ्लाइंग किस दे रहा था। कैसा आदमी है राहुल गांधी, इस तरह का उसके उसकी संतुष्टि मिली होगी उसके समर्थकों को। अच्छा, आपको क्या लगता है मतलब इस पूरे मानसून सत्र में तो जो चीज़ें हुई हैं, आगे जो सत्र चालू होने वाला है मतलब जो ठंडियों के समय में जो होगा, तो उसमें भी क्या कुछ होगा, कुछ इसी तरह की चीज़ें होने वाली है क्या? ये तो बात बड़ी है कि जो है जो मौजूदा संसद है और जो मौजूदा लोकसभा है, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में जो तल्खी है वो अपने चरम पर पहुंच चुकी है। और ऐसी तल्खी जो है मतलब बहुत सारे विशेषज्ञ भी कहते हैं कि ऐसी तल्खी भारतीय लोकतंत्र में इससे पहले नहीं देखी गई थी। तो हो सकता है कि आगे आने वाले सत्रों में जब सत्ता पक्ष और विपक्ष जो है संसद में आमने सामने हो तो स्थितियां जो है और ज़्यादा विस्फोटक दिखें। चुनावी रैलियों में दिखेगा, हम आने वाले समय में 4 राज्यों में चुनाव हैं तो हम वो चीज़ें देखेंगे ही, लेकिन जब संसद में भी जब जो औपचारिक एक जगह है जहाँ सत्ता पक्ष विपक्ष बैठकर आपस में बात करते हैं, संवाद करते हैं, वहाँ हमें इस जो इनके बीच की तल्खी है वो हमें वहाँ उभर कर दिखेगी। तो ये तो है कि जो है मामला बहुत संगीन है। तो इस बहस को मुझे लग रहा है शायद हाँ बिल्कुल हम इन्हीं शब्दों के साथ इस बहस को विराम देते हैं। आगे हम ऐसे ही मुद्दों पे और चर्चाएं करेंगे। नमस्कार, शुक्रिया।